दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अब कोई भी पढ़ने से पहले मैं वीडियो में आपको पूरी उसकी बैक स्टोरी देता हूँ कि बेसिक्स से रिलेटेड, और फिर मैं चैप्टर एट ग्लांस में जो चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है उस पर आता हूँ। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है। देखो, ग्रेविटेशन की बहुत सारी परिभाषाएँ होती हैं, कैसे किस यूज़ किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेविटेशन में अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, पहले इसको छोड़ देते हैं, मैं अपना सब बता देता हूँ आपको क्या होता है। ग्रेविटेशन की थ्योरी बहुत ही वास्ट थ्योरी है। यहाँ पर बोला जाता है कि जितने भी जैसे कोई भी एक मास है, आप हो चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपकी किताब हो, चाहे आपका पेन हो, चाहे वो एक सन हो, चाहे अर्थ हो, चाहे मून हो, चाहे वो कोई सही प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, मीटेरॉयड जो भी हो, वो सब आपस में एक बैलेंस्ड फोर्स के द्वारा एक दूसरे में बंधे हुए हैं। सब एक दूसरे बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रखे हैं, इसीलिए सब जगह एक सब स्थिर है अपनी जगह पे, कोई किसी को, और सबके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशन फोर्स। अब दो टर्म्स आते हैं, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। लोग इनमें दिक्कत करते हैं समझने में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। केपलर्स लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, केपलर्स लॉ, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो एक बार हम चैप्टर एट अ ग्लांस देखने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशन की डेफिनेशन बुक्स में क्या लिखी है। जो मैंने आपको बताया उससे कितना अंतर है ये। Gravitation is one of the four classes of interaction between nature. There is our gravitation force, electromagnetic force, strong nuclear, weak. The gravity of the universe scope with chapter with none with basic govern. यहाँ बेसिकली इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन वगैरह से के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे रिलेट करने की कोशिश करी है, लेकिन आप उसको हटा भी सकते हो। मतलब हाँ, वो तो चीज़ सही है, लेकिन जो मैं तुमको आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है। बेसिकली हर दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो आपस में एक दूसरे के फोर्स लगाती हैं। उस फोर्स को बोल रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। और ये फोर्स ना ही कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, हर जगह कांस्टेंट होते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी पावर होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34। अब ये आगे की जितनी चीज़ें हैं वैसे हम बाद में पढ़ेंगे, यही होती हैं -34 तो -37 होती हैं। ये 6.6 -11 होती है, आप देख लेंगे इसको एक बार, यही जो होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने आपको जो बताया अभी ग्रेविटेशन की डेफिनेशन, वो यही होती है। वो यूनिवर्सली इसलिए अप्लाई हो रही है क्योंकि एक टर्म होता है, यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं है वो चीज़, यहाँ पे एक टर्म होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है, बहुत अच्छा एक टर्म है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बैठे हुए हैं, तो आप हवा में क्यों नहीं उड़ जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों होता है कि आप मून में जाके हवा में उड़ जाते हैं, या ऐसा क्यों होता है कि आप सिर्फ स्पेस में जाके ही हवा में उड़ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण आप अर्थ से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आप जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाता है आपको अर्थ की साइड। अब ये है कैसे, इसका कोई डेफिनेशन, मतलब कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज जैसे मैं कहूँ कि अर्थ का मेंटल लावा क्यों गर्म है, मैंने आपको सब बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा एवोल्यूशन हुआ था अर्थ का, इसकी वजह से ऐसी बनी थी वो, तब उसका लाल है। अब ये चीज़ है, ये अर्थ की बेसिक प्रॉपर्टी है जो उसको ग्रेविटेशन पुल लगाती है। ये बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यहाँ पे अर्थ के अंदर के मेटल्स पे, अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर पे, इन सब को। और ग्रेविटी सबके पास होती है बेसिकली। सन की ग्रेविटी होती है, मून की ग्रेविटी होती है। जो आप हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स देखते हैं ना, जब बल्कि ग्रेविटी की वजह से ही आते हैं। अर्थ जो होता है वो सन और मून के बीच में होता है कहीं ना कहीं, हर टाइम पे या किसी टाइम पर। तो बेसिकली उस टाइम पर क्या होता है कि दोनों की ग्रेविटी के बीच में पिसते हुए जब बॉल घूमती है, हमारी अर्थ की बॉल बोल रहा हूँ मैं, हमारा जो ग्लोब होता है वो घूमता है, तब जो हमारी बनना स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ बेसिकली हमारी निकल कर आती है, और ये चीज़ डिस्क्राइब करती है क्या, हमारे ग्रेविटी वाले पोर्शन को सारा। तो ये मैंने बताया आपको। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल बहुत ही आसान टर्म होता है, आपको समझने की बात होनी चाहिए बस। फ्री फॉल नाम से आपको क्या लग रहा है, फ्रीली कोई चीज़ फॉल हो रही है, बस इतना ही है। जब मैंने आपको कोई चीज़ ऊपर फेंकी और ऊपर जाने के बाद मैंने एक एक्सेलरेशन से, सॉरी एक वेलोसिटी से मैंने फेंकी, मान लो मैंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने कोई बॉल फेंकी, वो ऊपर गई, एक टाइम के बाद वहाँ पर रेस्ट पे आई, उसके बाद फिर आके स्पीड के संग नीचे आई। तो ये जो ऊपर जाके नीचे आ रही है, फ्रीली फॉल हो रही है अंडर ग्रेविटी, तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। और फ्री फॉल के सबसे अच्छे एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे पैराशूट्स वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, स्काई डाइवर्स।
तो स्काई डाइवर्स क्या करते हैं, प्लेन लेके ऊपर जाते हैं, ऊपर से पैराशूट लगा के छलांग लगा देते हैं। तो जो जब वो पैराशूट खोलते नहीं है, जब खोल भी लेते हैं तो अपने फ्रीली फॉल करते हैं। जब पैराशूट खोलते नहीं है तो अंडर द ग्रेविटी उनका मोशन बहुत अप, बिल्कुल सारी जो उनकी चीज़ें हैं, जो एक बंदा है हवा से ऊपर गिर रहा है नीचे, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, स्पीड, सारी चीज़ें हैं, वो सारी उसकी सराउंडिंग से डिसाइड करती है। इसीलिए उसको फ्री फॉल कहा जाता है। उसकी ग्रेविटी क्या होगी, उसका मास क्या रहेगा, मोमेंटम क्या होगा, फोर्स क्या होगा, इम्पल्स, सारी चीज़ें वो डिसाइड करता है हमारी एनवायरनमेंट। ये हमारी फ्री फॉल होती है, फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको आप याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही चीज़ होती है जो मैंने आपको बताई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है कि इसकी वैल्यू याद कर लो आप, जी इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8, इसको हम 10 भी ले लेते हैं। ये बेसिकली आता कहाँ से है, मैं आगे कॉन्सेप्ट में यही बता दे रहा हूँ, बाद में मैं तुमको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि बेसिकली कौन क्या कहाँ से आया। एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशन का बताया, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी mm अपॉन आर स्क्वायर। जैसे दो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ में, वो एक दूसरे के, इसकी आर है, इसकी आर है, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों की जब इनकी डिस्टेंस यहाँ पर मैं लेके चलूँगा, इनका जो मास होगा ना m1 m2 होगा या कैपिटल M स्मॉल m होगा, और जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी सेंटर टू सेंटर, वो हमारी कितनी होगी, r। तो ये होता है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम फ्रॉम द सेंटर। तो ये होता है हमारा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन। अब बेसिकली जो एफ होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एफ का जो मीनिंग होता है वो mg होता है, तो मैं इसको mg के अंदर लिख सकता हूँ। और जो m है, एक m से एक m कैंसिल हो गया, अब जो यहाँ पर g बचा, gm अपॉन आर स्क्वायर, यही बेसिकली डेफिनेशन होती है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से निकल कर आया हमारा, बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, gm अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी मैं बताऊँ आपसे कि मेरे को हर डिटेल पता है इसकी, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है। बेसिकली क्या निकल कर आता है, 6.6, मैं पूरे हटा के लिखता हूँ, gm अपॉन आर स्क्वायर है, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ लिखूँगा मैं, और ग्रेविटेशन ये मेरे को याद है, मास ऑफ अर्थ मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, ये इतने किलोमीटर होता है, तो इसका मैं स्क्वायर करके लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अगर मीटर में लगाना है तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पर करके कर लूँगा। तो जब भी पूरा तुम सॉल्व करोगे सारी चीज़ें रख कर बिल्कुल एग्जैक्ट, तब तुम्हारे पास एक टर्म निकल कर आएगा, एक वैल्यू निकल कर आएगी, जो होगी क्या, हमारी 9.8। तो ये जो होता है 9.8 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई वस्तु अगर मोशन कर रही होगी अंडर द ग्रेविटी, तो उस पर एक्सेलरेशन क्या अप्लाई हो रहा होगा। तो यही चीज़ होती है हमारे पास, यही चीज़ हम पूरी इसमें निकाल के चलते हैं। तो बहुत आसान चीज़ें हैं समझने वाली, आपको कोई इतनी खास दिक्कत आने नहीं वाली है इसमें। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ बेसिकली हमारी जितनी भी वो होती है ना, ऊपर की जितनी चीज़ें होती है प्लैनेट से रिलेटेड, ये पूरा जो लॉज है वो सारी प्लैनेट से रिलेटेड ही हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी रॉकेटरी से रिलेटेड, हमारी सैटेलाइट को ऊपर भेजने से रिलेटेड, और हमारी बेसिकली स्पेस स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताती है हमको। इसके 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। थर्ड लॉ सबसे सिंपल है, ये बोलता है कि फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, चले। फर्स्ट लॉ ये कहता है बेसिकली कि प्लैनेट जो होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। सर्कल ये होता है ऐसा, और इलिप्स ऐसा कुछ इलिप्स हमारा ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर इसके फोकस होता है, फोकस पे बोला जाता है सन है। अब सन यहाँ है, हमारा जो अर्थ है वो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारा पहला लॉ होता है, अर्थ में इसका फोकस पर है, सॉरी सन हमारा फोकस पर है, और अर्थ हमारा इसके लोकस पर है, लोकस यानी जहाँ जहाँ मूव कर रहा है। सेकंड लॉ ये कहता है हमारा बेसिकली कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देयर विल बी इक्वल एरिया विल बी स्वैप। मतलब अगर मैं ऐसे करूँ dA/dt, तो ये बिल्कुल सही होगा हमारे लिए। किसके लिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर मान लो 1 सेकंड में मैं यदि अर्थ इतना कवर करती है, तो यहाँ पर जाकर जब 1 सेकंड में जितना कवर करेगी वो भी एरिया इसके बराबर होगा। यहाँ जब करेगी तो ये इतना एरिया होगा 1 सेकंड में, वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि द रेडियस वेक्टर स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो रेडियस ही है ना, ये बेसिकली इसकी रेडियस अलग होती है हर पॉइंट पे, ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से तुम लोग को यही चीज़ निकल कर आती है, जो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्वाइप किया जाता है, स्वैप किया जाता है, स्वीप किया जाता है, स्वैप नहीं स्वीप किया जाता है।
झाड़ू से अपन स्वीप करते हैं ना, वही वाला स्वीप है इसमें। थर्ड लॉ बहुत सिंपल होता है, कोई पढ़ने वाला चीज़ होती नहीं है ज़्यादा, बस एक हमारे पास जैसे हम फोर्स के न्यूटन के लॉ में पढ़ते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू mg, बस यहाँ पर भी वैसे ही हमको पढ़ना है कि यहाँ पर क्या निकल कर आता है। यहाँ पर हमें बोला जाता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सेस का क्यूब, ये हमारा। और यहाँ इसकी जगह हम यही लिख देते हैं, मतलब 1 आ जाता है अल्फ़ा की जो, ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसकी जगह तो a क्यूब, तो हम t को ये लिख सकते हैं a/3/2। सेमी मेजर एक्सेस, सेमी मेजर एक्सेस क्या होती है हमारी, ये जो चीज़ होती है ना, बस इतना ही होता है इसमें, और कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेमी मेजर एक्सेस क्या होती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसा है मेरे पास, ये मेरा एलिप्टिकल पाथ है, यहाँ मेरा सर्कल है, काफ़ी सही बन गया वैसे, यहाँ मेरा सन है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मेरा एलिप्टिकल पाथ यहाँ घूम रहा है, सेमी मेजर एक्सेस मेरी एक ऐसी जाएगी, एक ऐसी जाएगी। अब ये सेमी मेजर एक्सेस है, मेजर कौन सी एक्सेस है हमारी, ये वाली ना, तो इसका जो आधा होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस का जो आधा होगा उसका क्यूब किसके बराबर होगा हमारा। अब यहाँ मैंने आपको पिछली बार बताया था, आप मेरे पर साथ साथ बोलेंगे, जो हमारा सेमी मेजर एक्सेस का जो क्यूब होगा वो टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा साइन यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम सिंपली इसे ऐसे ही लिख देते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्यूब, वेयर a इज़ दिस एंड दिस। तो ऐसे करके हम यहाँ पर चीज़ें लिखते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो से समझ में आया होगा थोड़ा। अगर आपको नहीं आया तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया था जो चीज़ को रिवाइज़ करना चाहते हैं एक तरीके से। जैसे आप एग्ज़ाम टाइम पे आप देखते हैं कि सारी वीडियोज़ आपको बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, तो आपको लिए कोई ऐसा वीडियो हो जो आपको रिवाइज़ करवा दे सारी चीज़ें, या अगर आपको पता था पहले से तो आपको कुछ कुछ याद दिला दे। अब जब हम पढ़ेंगे तो पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पर हम काफ़ी जोर देकर पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में काफ़ी सही लगेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।